गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते होंगे कि आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। और आज हम इस सेशन के 1004वें वेबिनार पर हैं। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी को बढ़ाना। चलिए, आज के सेशन को शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ स्पीकर हैं डॉक्टर मुनीरा वलीक्रमावाला जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात से हैं। डॉक्टर मुनीरा करंटली एसोसिएट प्रोफेसर हैं एफएमटी डिपार्टमेंट एसएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोधरा में। मैम के पास 11 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस और 15 इयर्स का होम्योपैथिक क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है। टीचिंग और प्रैक्टिस दोनों का इतना रिच एक्सपीरियंस आज के सेशन को डेफिनेटली क्लिनिकली और एकेडमिकली बहुत वैल्यूएबल बनाने वाला है। आज के सेशन को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए हमारे साथ इस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। डॉक्टर विशाल सोनी सर, आपसे निवेदन है कि आप अपने वैल्यूएबल वर्ड्स के साथ इस सेशन का मार्गदर्शन करें। सर, ओवर टू यू। सर, आप एक बार डॉक्टर विशाल ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी गुड सर। इवनिंग एवरीबॉडी। यस सर। मेरा गुड आवाज इवनिंग। आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। यस। थैंक यू वेरी मच कि मेरे को बोलने का मौका दिया। मैंने अभी डॉक्टर साहनी सर से बात किया कि आपने हवेली कॉलेज का एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुनी वलीकरमारा को आपने एक चांस दिया। तो आई होप कि डॉक्टर मुनी वलीकरमारा हमारे वहाँ 13 इयर्स से एसोसिएट प्रोफेसर है और शी इज नॉलेजेबल टू होम्योपैथिक। तो माय बेस्ट विशेस डॉक्टर मुनीरा कि आप जो अभी लेक्चर ले रहे हो तो सबको होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए अच्छा यूजफुल हो। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सिमी सिंह, आपका भी। और हर एक जो ज्वाइंट हुए हैं उसका मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और हमारी जो कॉलेज गोधरा में है, श्री शामलाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वो 34 इयर्स पुरानी कॉलेज है। तो आप जरूर से जो भी आए तो गुजरात में गोधरा में जरूर से आना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो अब मैं आज के टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल और डेली प्रैक्टिस से रिलेटेड है। यूटिलिटी ऑफ बैकफायर मेडिसिन इन होम्योपैथी प्रैक्टिस इन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक केसेस विद क्लिनिकल टिप्स। तो डॉक्टर मुनीरा आज हमारे साथ अपना वैल्यूएबल क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि बैकफ्लोर रेमेडीज को हम कैसे इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। ओवर टू यू मैम। Thank you. मैडम आप अनम्यूट कर सकती हैं, आपको होस्ट हैं Yeah. अभी। Okay. Yeah. Yeah. Can you listen me? यस मैम। डॉक्टर मुनीरा मैडम, अनम्यूट करिए अपने हाँ. आप को। कर दिया Okay. डॉक्टर पंकज। Okay. I'm audible, madam. यस मैम। Okay. So, good evening, everyone. Uh, Thank you very much, Dr. Simi ma'am, for giving very nice introduction of mine. Uh, and my trusty Dr. Vishal sir, who is always promoting us. And MK Sahani sir was the person who contact me that, madam, can you conduct us a webinar? He's a very legend homeopath. I will try my best. Thank you, IFH, for promoting me. So I will start my session. Before starting my session today, I selected such topic of dash flower remedy. I'm practicing since 11 years classical homeopath. During my practice, I came across many obstacles in which something should be there in our case taking, which would help to achieve the process of cure. Meanwhile, I came in contact with Bachelor remedies. I am practicing this remedy since 3 years, and my 3 years practice today, whatever I will share in my PPT, I have tried to cover some of the remedies because it is a very huge topic. We can't complete in one lecture. So I will uh, try my best to cover, and in that I will show some testimonial of my patient. I will not take so much time, but before starting my session, I would try to cover some glimpse of this remedy.
who had discovered how these remedies are active? I think Hello, I am yes, audible? ma'am. Yes, now you're audible. Okay. So, healing with the clean, pure, beautiful agents of nature is surely the one method of will of all which appeals to most of us. So, Dr. Edward Bach, something about this discovery of best flower remedy. This Dr. Edward Bach, he was a homeopathic consultant and he was also a bacteriologist. And he had discovered this 38 wildflower remedy. इसको हम बोलते हैं non poisonous wildflower remedy. And this was discovered in 1930. In 1920, Edward Bach has started this discovery. And almost after 10 years, he was success in discovering this remedy. Totally, first he had discovered 19 remedies, and after 2 years, he discovered another 19 remedies. So, remedies is highly suitable for anyone who is mentally, emotionally, psychologically imbalanced and disturbance to many disease. We all are knowing that majority of the disease which we are seeing today are mostly psychosomatic, always because of mind, physical appearance we are seeing on the body. So, in my today's lecture, this screen you are seeing, it is only, I will not take so much brief discover, but Edward Bach was staying on Mount Vernon. A small garden was there, and this remedy had prepared some flowers, of wild flowers. So, healing principle is in the flowers, not in the whole plant. And this thing we have to cultivate. So, with Dr. Edward Bach, another two doctors were there. Uh, One was Nora Wicks, other was Victor Bullitt, who have supported Dr. Bach in discovering this remedy. Now, a question arises in our mind, how these remedies work. So, these remedies are considered, are compared. There is a principle in the flower of this remedy, which is compared with soul of our life. Everybody life there is a soul. सोल एक ऐसी चीज है जो हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते, कभी इंजर्ड नहीं कर सकते, कभी हैंडल नहीं कर सकते. हमारे सबके लाइफ के अंदर एक सोल है, एक लाइफ फोर्स है. ऐसे ही एक हीलिंग फोर्स है इन फ्लावर के अंदर. सो वी कैन से दैट डॉक्टर बैच की जितनी भी ये बैच फ्लावर रेमेडी है, दे आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ हीलिंग लाइफ ऑफ अ प्लांट. एंड दिस healing energy, they lift some vibration in our brain. In our brain, they will lift some vibration, and they will unlock the channels within our mind so that we can approach life more positively. ये जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी है ना, हम ऐसा नहीं बोलते कि जैसे हम होम्योपैथिक में जो डाइल्यूशन हम यूज करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि जो मेडिसिन होती है वो बॉडी में जब हम देते हैं तो वो वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करता है और फिर हीलिंग प्रोसेस होती है. तो आवर मेडिसिन इज नॉट क्योरिंग द डिसीज, आवर मेडिसिन इज स्टिमुलेटिंग द वाइटल फोर्स, एंड दैट वाइटल फोर्स विल हेल्प टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ क्योर. तो ये जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी है, जब हम उसको लेते हैं तो अपने बॉडी के अंदर ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं कि जो अपनी नेगेटिविटी स्टेट ऑफ माइंड को अनब्लॉक करते हैं और वो हमें लाइफ को पॉजिटिवली जीने का राह दिखाते हैं. और उसके साथ में देर इज अ रिटर्न ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड हार्मनी, द बॉडी ऑन नेचुरल हीलिंग प्रोसेस. एक इसका एक फंक्शनिंग है जो है कि ये रेमेडीज जो है, take them not only as medicine. This was said by Edward Bach. Don't take them as medicine, take them as part of life. When you are hungry, you would eat. जब हम थर्स्टी होते हैं तो पानी पीते हैं. ऐसे ही
ये रेमेडी हमें एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेनी है, जो हमारे बॉडी को फ्लड करेगी ब्यूटीफुल वाइब्रेशन से, जिसके कारण जैसे स्नो मेल्ट होता है सनसाइन के अंदर, अगर सनसाइन होगा तो स्नो मेल्ट होगा, ऐसे ही ये रेमेडी लेने के बाद हमारे बॉडी में ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं जो ये सब साइकोसोमेटिक डिसीज को हील करने में हेल्प करेंगे। अभी एडवांटेजेस भी है ये रेमेडीज के। सो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज जो है, दे आर क्वाइट हार्मलेस एज दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ लोगों को ऐसा होगा कि इसकी हैबिट तो फॉर्म नहीं हो जाएगी। नो, नो हैबिट फॉर्मिंग, only for depending upon the complaint of the patient. You're giving 3 days, 4 days, 1 week. Never there is a habit that you have to take them lifetime. It only just you take for few days. अगर वो बराबर मैच हुई है, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज हम अभी जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, मैंने जो रेमेडीज उसके जो इंडिकेटेड सिम्टम मैंने लिखे हैं वो मैंने एक्सपीरियंस के ऊपर लिखे हैं, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इसमें, और वो रेमेडी के अंदर कुछ रूब्रिक भी मैंने कवर किए हैं। तो जैसे हम होम्योपैथी के अंदर लॉ ऑफ सिमिलिया, सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे हम रेमेडी को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही ये बेस्ट फ्लावर ऐसे ही patient को नहीं देते। हर एक बेस्ट फ्लावर रेमेडी का इंडिकेशन है, उसका एसेंस हम समझना है, और अगर वो एग्जैक्टली मैच होगा तो पेशेंट को श्योरली रिजल्ट देगा। There is no any complex procedure in its manufacture. There is no dynamization like homeopathic drugs. The principle of prescribing best remedy is very easy and can be learned and grasped by any young or old. They are they are prescribed according to the sufferer's state of mind, according to the patient mood. हर एक पेशेंट के अंदर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं, कुछ टेम्परामेंट होते हैं। वही सब पर्सनालिटी ट्रेट, टेम्परामेंट, ये नेगेटिविटी ऑफ स्टेट ऑफ माइंड हर रेमेडी के अंदर लिखे हैं। सो वन कैन ऑल्सो सिलेक्ट मोर देन वन ड्रग फॉर द सेम पेशेंट। बेस्ट फ्लावर रेमेडी में एक ऐसी स्पेशलिटी है कि कभी हमें ऐसा लगे कि कोई केस में हमें 2-3 बेस्ट फ्लावर रेमेडी देनी है तो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। We can combine 2-3 remedy in a file. Dispensing of best flower remedy is the most simplest process. We can give them. अभी क्वेश्चन ऐसा आएगा मैडम हम कैसे देंगे उसको, तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी जो है, जो मोस्टली मैं देती हूँ, मैं मोस्टली मेरे पेशेंट को पिल्स में देती हूँ, पिल्स फॉर्म में। और कुछ ऐसा भी लिखा है कुछ बुक्स के अंदर कि हम डायरेक्ट वो ड्रॉप्स पानी के अंदर पेशेंट को दे सकते हैं। तो डिपेंड, फ्रूट जूस में भी लोग देते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन। द कॉस्ट इज वेरी मिनिमल, इजीली अवेलेबल, and it never produce an unpleasant reaction under any condition. They can be very safely prescribed. There is no chance of homeopathic aggravation if you are giving best flower remedy. जो हमें हर वक्त सॉरी नॉट होम्योपैथिक एग्रावेशन, डिसीज एग्रावेशन है, मेडिकल एग्रावेशन। बेस्ट फ्लावर रेमेडी में वो एग्रावेशन के चांस बहुत ही कम है। It helps to get rid of physical complaint if given on the basis of mental, emotional, and psychological. The late Edward Bach, he had found 38 remedies, and these 38 remedies are covering our negative state of mind from which patients often suffer. They are categorized under 7 headings. In every remedy, this negative state of mind are there. In some remedy, there will be fear, anxiety, indecision, loneliness, insufficient interest in present circumstance, oversensitivity होती है, despair, excessive concern for the welfare of others. I have covered some negative states. There are many other negative states. Anger will be there, jealousy will be there, hatred will be there, many negative state of mind. And mostly we are knowing mind is a fountain of all disease. So if we perceive clearly the mind of a patient, we can cure majority of the physical illness. Now we will start with our first remedy. See, डॉक्टर एडवर्ड बैच, उन्होंने 1920 में इसकी चालू की शुरुआत।
तो ऑलमोस्ट 1936 में उन्होंने सब बैच फ्लावर रेमेडी को डिस्कवर किया है। 1926 में पहले 3 रेमेडी डिस्कवर हुई थी। जो पहली 3 रेमेडी उन्होंने डिस्कवर की थी, दैट वाज मिम्यूलस, इम्पेशंस एंड स्क्लेरेंथस। आई एम ऑडिबल मैडम? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन माय प्रैक्टिस। मेजोरिटी आई एम यूजिंग दिस रेमेडी। अगर हम देखेंगे, अगर मैं 100 में से उसको मार्किंग दूं ना, तो 95% पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ अ, बोलेंगे हम कि इमोशन सप्रेस होंगे। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ के अंदर ऐसे इंसिडेंट होंगे जिसको हम बोलते हैं कि अ, चेहरा तो उसका खिला दिख रहा है लेकिन अंदर पीछे गम छुपा है, वो हमें बता नहीं रहा है। बाहर ऐसे लग रहा है कि वेरी हैप्पी, विवेशियस, जॉयफुल, बट मैंने एक सेइंग आप ऊपर देख सकते हैं, मेंटल टॉर्मेंटिंग बिहाइंड अ ब्रेव फेस। ये ऐसे लोगों को हम देते हैं रेमेडी एग्रीमोनी, कि जो हमें एकदम ब्रेव, चीयरफुल, हैप्पी, विवेशियस लोग दिखते हैं, जो अपनी इनर सफरिंग को छुपाते हैं, वो जल्दी हमें शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही गम रखते हैं। जैसे इग्नेशिया है, नेट्रम्यूर है, बहुत सारे रेमेडी है। तो एग्रीमनी जो है, अपीयर केयर फ्री एंड ह्यूमरस इन ऑर्डर टू मास्क एंजाइटी एंड हैप्पीनेस। वैसे दिखाएंगे उसके लिए उनका कुछ भी ऐसा एंजाइटी भी होगी, लेकिन वो कुछ भी बताएंगे, ट्रबल वो लोग जल्दी शेयर नहीं करेंगे। जो भी वरीज होगी वो ऑलवेज दे विल हाइड, वरीज इन द माइंड एंड बॉडी दे विल हाइड। दिस विल रिल सो अगर हम ये रेमेडी आप नीचे देख सकते हैं, रूब्रिक कंप्लेनिंग नेवर, उसमें 2 ही रेमेडी है, एग्री मनी और ऑक। एक चीज है वो मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम बैचलर रेमेडी को प्रैक्टिस करते हैं, हमारा केस टेकिंग तो वही रहेगा जो हम करते हैं हनेमानियन मेथड से। मैं तो हनेमानियन मेथड ही प्रैक्टिस करती हूँ, जो हमें बचपन से लेके तक का जो भी उसका समय है, ऐसे ही केस टेकिंग करना है, ऐसे ही ऑब्जर्व करना है। क्योंकि हमें पेशेंट के थ्रू आउट द केस हमें क्या मेंटल एसेंस मिल रहा है, वो तो हमें उसको सर्च करना ही पड़ेगा। तो जैसे एग्रीमनी है, तो पूरे केस में हमें ये मिलेगा, कंप्लेनिंग नेवर। हम जो भी हम कर पेशेंट को पूछेंगे तो ऐसा ही बोलेगा पेशेंट, कुछ तकलीफ नहीं है, सब अच्छा है। कुछ भी हम फैमिली के रिलेटेड बोलेंगे, नहीं सब अच्छा है, अभी तक का सफर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ठीक है, हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सास ससुर में कोई, फैमिली में कोई इश्यू नहीं है। सो कंप्लेनिंग नेवर, ही इज ऑलवेज वेरी एंशियस, वरी, बट ऑल दिस इज हिडन, आज फॉर नथिंग। ऑलवेज उसका जो आंसर होगा वो मोनोसिलेबल होगा, यस, नो। कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, वीपिंग कैनॉट वीप एट द डेथ ऑफ डियर वंस, एंगर सप्रेस। तो ऑलवेज ही विल बी हैप्पी इन टाइम ऑफ डिफिकल्टीज होंगी या सोरो होगी, तब भी ये पेशेंट बहुत ही हैप्पी होगा। ये मेन एग्री मनी का थीम है। तो एग्री मनी मोस्टली बहुत कॉमन रेमेडी है जो प्रैक्टिस में यूज करते हैं, लेकिन इसका मेन थीम यही है कि उसकी लाइफ में बहुत टॉर्चरिंग उसने सहन की है, बहुत सप्रेशन, इमोशन बहुत सप्रेस है, लेकिन पेशेंट को अच्छा लगता ही नहीं है बताना। दूसरी जो रेमेडी है, एस्पेन, दिस इज ऑल्सो वेरी ऑफन रेमेडी यूज इन अवर प्रैक्टिस। एस्पेन जो रेमेडी है, मोस्टली उसको बोला जाता है कि ऊपर आप देख सकते हैं एक लाइन लिखी है, फियर एंड एंजाइटी ऑफ अननोन ओरिजिन। पेशेंट आपके केस में अगर आपको बार बार ऐसे प्रोब हो रहा है कि पेशेंट को फियर है, अभी ये फियर जो है, दैट कैन बी अ फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ थॉट ऑफ डिजास्टर, कुछ भी हो जाएगा, एनजाइटी उसको होती है। तो ये जो रेमेडी है उसको
ऐसा लिखा है कि एक्सक्यूज मी, इट इज रिफर्ड एज अ ट्रेम्बलिंग ट्री। ट्रेम्बलिंग ट्री उसको ऐसे इसलिए बोलते हैं कि जो पेशेंट होगा उसमें आपको ये जो ट्री होते हैं, ट्रेम्बलिंग ट्री क्या करता है कि जो विंड आती है, ब्रीज आती है, तो उसमें वो शिवरिंग और विस्पर करता है। तो ऐसे ही ये पेशेंट को इतनी एंजाइटी होती है, इतना डर होता है कि उसके अंदर, और ये जो फियर और वो होती है वो अननोन थिंग्स की होती है। उसका खुद का एप्रीहेंशन, जैसे कोई जगह पे जाना है तो मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा या नहीं, मेरे को ट्रेन इजीली मेरी मिस तो नहीं हो जाएगी, कोई भी इंटरव्यू के अगर कुछ लेना है तो जाना है इंटरव्यू के लिए, तो मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। तो ऐसे बहुत सारा एप्रीहेंशन होगा, टेरर होगा। तो ये जो फियर और एंजाइटी जो है, उसके कारण पेशेंट को क्या लगेगा, ड्रेड और एप्रीहेंशन भी उनको चालू हो जाएगा, और एंटिसिपेशन भी चालू हो जाएगा। तो मेन जो ये रेमेडी में हम एप्रीहेंशन देखते हैं या एंटिसिपेशन देखते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ फियर एंड एंजाइटी। पहले तो फियर एंजाइटी ज्यादा होगी, और फियर ऑफ व्हेन अलोन, फियर समथिंग विल हैपन टू द फैमिली मेंबर्स, कोई भी फियर। और बाद में ये जो फियर है वो किसका फॉर्म लेगा, एप्रीहेंशन, एंटिसिपेशन और ड्रेड। पेशेंट को जब हम पूछेंगे तो what he or she is afraid of, nothing specific can be identified and they cannot explain why they are fearful। तो ये रेमेडी देने के बाद पेशेंट का जो फियर और एंजाइटी रहती है उसमें पेशेंट बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाता है, और ये जो एपिसोड उसको बार बार आते हैं फियर एंजाइटी के, उसमें ऑलमोस्ट उसको कंट्रोल में रहेगा। इसमें रूब्रिक खुद दिए हैं, वो भी रूब्रिक ऐसे ही है। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजास्टर, fear to tell her troubles to others, fear of darkness, delusion, ये बाद में आएगा delusion। इतना फियर, इतनी एंजाइटी है कि वो बाद में डिल्यूजन में कन्वर्ट होता है। देखिए ये रेमेडी में बहुत सारे रूब्रिक है, मैंने कुछ दो तीन रूब्रिक जितने कवर हुए मैंने कवर किए हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक बुक का नाम बोलूंगी। जो बुक, ये फारूक मास्टर का जो बुक है, वो उसमें सब मोस्टली रूब्रिक दिए हैं जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी को कवर करते हैं। तो एंटिसिपेशन ऑफ फियर, उसमें हॉर्नबीम भी रेमेडी है, एस्पेन भी रेमेडी है। दूसरी रेमेडी जो है बीच, बीच का मैं पहला जो इंडिकेशन देख रहा, तो हर एक रेमेडी का सेंट्रल थीम है। आपके केस में आपको इनटॉलरेंस, क्रिटिकल, लेसिंग इन सिंपैथी एंड ह्यूमिलिटी। इनटॉलरेंस यानी क्या कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, जो भी उसके लाइफ में इतना इनटॉलरेबल होगा कि वो लाइफ की कोई भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको क्रिटिकल लगेगा, जिसके कारण उसके, ये लेसिंग नहीं है, लैकिंग इन सिंपैथी है। ह्यूमिलिटी भी लैक हो जाएगी, सिंपैथी भी लैक हो जाएगी। ऑलवेज ही इज कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स, habit, work, performance. They find difficult to understand the shortcoming of others. They consider themselves to be perfect. They find it difficult to appreciate others to have their own set of ideals. They have irritation inside and externally appear calm and patient. This will help a person to be tolerant of his surrounding, improve his understanding level। यानी ये पेशेंट क्या है, कोई भी चीज में वो हर एक चीज को रॉन्ग ही समझेगा, उसको इतना वो स्ट्रिक होगा, और ऑलवेज कंप्लेनिंग। कोई भी इंसान अगर उसके पास कुछ भी चीज लेके आए तो ऑलवेज वो सेटिस्फाइड कभी रहेगा ही नहीं, वो ऑलवेज कंप्लेनिंग करता रहेगा। वेरी एरोगेंट पर्सनालिटी, वेरी बिजी पर्सनालिटी, स्माइलिंग नेवर, रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स। तो उसमें अपनी मटीरिया मेडिका में जैसे एरोगेंट रेमेडी, इगोइस्टिक प्राउडी रेमेडी है, ऐसे बेस्ट फ्लावर की ये दो रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेशेंट के अंदर एरोगेंसी या हॉटीनेस या वो दिख रहा है, एक है बीच और दूसरी है वाइन। नेक्स्ट, सिरेटो। सिरेटो जो रेमेडी है मोस्टली ये डिसीजन नहीं ले पाएगा, इनडिसिसिव, इसमें ये ज्यादा रेमेडी आती है। इसमें भी ये दो तीन रेमेडी है, लार्ज है, सिरेटो है। उसमें भी पेशेंट के अंदर अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो या वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है,
तो सीरेटो एक रेमेडी है, और लार्ज वो भी नेक्स्ट आएगी। तो इंडिकेशन में यही लिखा है, डू नॉट ट्रस्ट ओन विजडम और जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। दोज हु हैव लो कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, ऑलवेज वो दूसरे से एडवाइस लेंगे, ऑफन मिसगाइड हो जाएंगे, अपनी एबिलिटी में ऑलवेज वो डाउट करेंगे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत बार फुलिश बिहेवियर भी होगा उनका, और उतने बाद इतने सारे थॉट्स और आइडिया आएंगे उनके अंदर, बहुत सारा लोगों के अंदर वो लोग थॉट्स और आइडिया वो लेंगे ना, तो मोस्टली वो रॉन्ग पाथ पे चले। दे ऑलवेज ट्राई टेक एडवाइस ऑन द फ्रेंड, एवरी फ्रेंड, और सबको पूछेंगे, ऐसा नहीं कि एक दो को पूछेंगे, व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू। इतना टाइम वो वेस्ट करेंगे डिसीजन लेने में कि तो आप रूब्रिक देख सकते हैं नीचे, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ लार्ज एंथस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर occupation में अगर हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या इनडिसिसिव लग रहा है या इरिटेट लग रहा है, तो हम इसे दे सकते हैं। विद इन फ्यू डेज, आई विल नॉट से मंथ, says that दो द फिजिकल, इसमें हीलिंग में सही होगा। पहले मेंटल इंप्रूवमेंट होगा और बाद में ही फिजिकल कंप्लेंट जाएंगे। Now I'm not easily taken. There is no need to ask any question on that. एंटागोनिज्म जो उसके साथ उसका क्या जो आया है, बहुत ही मेंट होता है। ऐसी लाशें बहुत ज्यादा सड़े रहने फेलियर है। लार्ज रेमेडी जो है, अगर कुछ एग्जाम है, बच्चों को भी, बच्चे एकदम नर्वस हो गए और इतना वो लोग ट्राई करते हैं कि हम पेपर नहीं दे पाएंगे, हमें कुछ डर नहीं होगा। विल नॉट बिलीव दैट इफ वी गिव वन डोज, दे डोंट नीड फॉर द डोज, सच में दिस आज बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने खुद मेरे बच्चों को दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी मुझे ये लार्ज जरूरत नहीं पड़ी, फिर बहुत कम हम रिपीट करेंगे ये रेमेडी को। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बच्चों में, स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ डेवलप होता है। So that was about large, clear the same, uncertainty increases. Do not discuss the difficulty with others. इंडिकेशन है स्क्लेरेंथस का, तो लार्ज है, लेकिन कॉमन कॉन्फिडेंस में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है रेमेडी को हम सकते हैं। तो ज्यादातर नाइस रेमेडी, जो पेशेंट अपने गुस्से पे काबू नहीं करते, सबसे इंडिकेटेड रेमेडी। इसके बाद हमें कोई से रेमेडी की जरूरत नहीं है। पर्सनालिटी talk very quickly, move very quickly, physically restless, mentally restless, and this restlessness, this irritability because of emotions. अगर आप रूब्रिक लिखे तो वो उसको activity करेंगे, कोई चीज हो तो इसको करना पड़ेगा। Always for finding infinity cautious remedy. क्या है आपको वाइन इच, मैम आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज इसको एक बार ठीक कर लीजिए। Am I audible? यस मैम। Okay. So एकदम डोमिनेंट और
फिक्स आइडिया, अनमूव्ड बाय एनी एपोलॉजी। हम जो बोलते हैं कुछ रेमेडी अपने मटीरिया मेडिका में है, सबसे इगोइस्टिक रेमेडी वाइन और बीच। तो ऑलवेज दे वांट पावर, दे आर ग्रीड फॉर पावर, ऑलवेज फॉर अथॉरिटी, a parent dominating. In many cases we get such history, parents are dominating the home, the people, they are the leaders, the rulers. They will say this is what you will do rather than would you like what I would do. Always they will order you, they will not say what you like I should do. Children of the vine are always demanding, very aggressive. ये यानी जो बच्चे भी हैं वो भी ऐसे होंगे, demanding, aggressive. These are the some rubric which you can see on the screen. Cruel, impulse to do cruelty. Then defiant deed, feel as if you could do great. Emperor thought himself dictatorial in emergency. Disobedient. So mostly you can see that the rubric which are mostly showing the egoistic and the haughty nature of this remedy. And also they want power, and they means the main theme of this remedy is what they want to do, want to power and want to dominate. They does not like anybody contradict them. किसी के अंदर में रहने का उनको अच्छा नहीं लगेगा. अभी चेरी प्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है आज के जनरेशन के अंदर. हमें सबको पता है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे जिसको थॉट ऑफ सुसाइड होता है, और कभी तो उन्होंने अटेम्प्ट भी किया होता है, और बहुत सारी रेमेडी भी है. लेकिन चेरी प्लम जो रेमेडी है उसका मेन जो अगर हम बोलेंगे, एक रूब्रिक है ये वेज फ्लावर रेमेडी के अंदर, एंगर सप्रेस अगर आपको मिलता है. एंगर के अंदर भी इतने सारे सब रूब्रिक है, पूरा एक सेशन अगर हम देखें ना तो पूरे रूब्रिक का एक सेशन हो जाए. तो कुछ कुछ रूब्रिक ही मैंने लिए हैं. तो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, टेम्परामेंट, टेम्पर टेंट्रम, एब्यूजिव, रैग, जो एंगर के ऊपर जो होता है रैग. दिस रेमेडी, थॉट्स ऑफ सुसाइड, फियर ऑफ माइंड गिविंग अवे, fear of mind giving way of doing fearful, very fearful and dreaded things, not wish and wrong, yet there comes a thought, an impulse to do them. इतनी यानी उसको इम्पल्स ही आता है. सिर्फ फियरफुल और ड्रेडफुल रेमेडीज होती है ना, कि उसको ऐसा इम्पल्स आता है कि ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे कर लेता है वो चीज. वो कंट्रोल ही कर पाता उसके इमोशन के ऊपर. पेशेंट बोलेगा, इतना गुस्सा आता है ना कि फिर पता नहीं मेरे से ऐसे हाथ ऊपर जाता है, या मैं बोल देता हूँ, या खुद को ऐसा नुकसान पहुंचा देता हूँ. और बाद में इसी के कारण पेशेंट को हम देखेंगे, एक तो एंजाइटी डिसऑर्डर के स्टेप भी ये कवर करेंगे, और डिप्रेशन के केस में ये बहुत बढ़िया रेमेडी है. वीपिंग अनकंट्रोलेबल, वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग पेन फ्रॉम मोटिफिकेशन आफ्टर, इरिटेबिलिटी एंड कॉरल्सम, एलिमेंट आफ्टर एंगर, सप्रेस एंगर, ट्रेम्बलिंग. तो जितने भी जो होंगे वो मोस्टली एंगर सप्रेस के कारण उनको ये रेमेडी में हम देखते हैं. तो अगर केस में अपने को लगता है कि पेशेंट बहुत ही एंगर सप्रेस कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि वो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम केस में देख रहे हैं कि उसके कारण उसके अंदर ऐसे ये इमोशनल स्टेट आ रहे हैं, एंजाइटी है, ट्रेम्बलिंग है उसके अंदर, सुसाइडल थॉट्स है, डिप्रेशन पेशेंट लग रहा है, तो ये रेमेडी बहुत काम लगेगी वो पेशेंट को ये डिप्रेसिव स्टेट में से बाहर आने के लिए. दूसरी ये रेमेडी है विलो. विलो जो रेमेडी है, मोस्टली जो अगर पेशेंट बोलता है कि इनडिफरेंस अगर पेशेंट हो जाएगा एवरीथिंग इन द लाइफ, राइट, इट कैन बी फैमिली, हस्बैंड, एनीथिंग, इफ यू गेट सच थिंग, सो दैट इज विलो. तो विलो विल हेल्प टू, पेशेंट इतना नेगेटिव स्टेट में है कि इट इज वेरी हार्ड टू बी चीयरफुल, एंड ऑलवेज वो हर एक चीज को नेगेटिव एंगल से ही देखेगा, उसको ऐसे लगेगा कि कोई पॉजिटिव साइड है ही नहीं. तो ये रेमेडी क्या करेगी कि पेशेंट को पेसिमिस्टिक में से ऑप्टिमिस्टिक बनाने में बहुत हेल्प करेगी. मस्टर्ड, very very important remedy again for depression. With cherry plum we can mix mustard also. मस्टर्ड का एक ऐसा है कि एज इफ ब्लैक क्लाउड हैव सेटल्ड ओवर माय लाइफ, यानी कुछ पेशेंट को
कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा लाइफ के अंदर. देर इज डिप्रेशन दैट कम फॉर नो अपेरेंट रीजन फ्रॉम एन अननोन कॉज. पेशेंट मेलेंकोलिक में रहेगा, सैडनेस में, ग्लूम. फिर दे विल ऑफन से दैट दे हैव एवरीथिंग दे वांट, अ फैमिली, सब कुछ मेरे पास है, yet दे फील दैट मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई मेरा है नहीं. आई कान अंडरस्टैंड वाई दिस इज हैपनिंग. तो मस्टर्ड रेमेडी देने के बाद पेशेंट को एक आप लव दे सकते हैं, होप फॉर लाइफ दे सकते हैं. मेरे ये सेशन में मैंने 2 वीडियो भी मैं शेयर करूंगी आपको मेरे पेशेंट का, अगर टाइम होगा तो मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगी. मैडम सारे कंटिन्यू ना? यस मैडम, कंटिन्यू कीजिए आप। ओके. सो यही मेरे, जैसे मैंने आपको बताया जो रेमेडी है, तो मेरे टेस्टिमोनियल वीडियो में जो सेकेंड वीडियो जो है, वो पेशेंट को मैंने यही 2-3 रेमेडी दी है. जिसमें वो एक लड़का है जो उसको ऐसे डिप्रेशन के केस में था, और उसको लव फॉर लाइफ बिल्कुल नहीं था, और उसने ऐसे सुसाइडल अटेम्प्ट भी बहुत सारे किए थे, और उसको मैंने रे ऑफ होप दिया है. तो आप सुनेंगे, उसका थोड़ा कंसर्न लेके मैंने ट्राई किया है बताने के लिए. तो जब भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है, पता नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, तो मस्टर्ड रेमेडी जो है वो ये डार्क क्लाउड को डिस्पेल करता है. ये सब बुक में लिखा है. फारूक मस्टर की बुक में ये इतनी अच्छी लाइन लिखी है कि अगर हम इसके लिए, एक ही 2 चीज इंपॉर्टेंट है. आप केस टेकिंग अच्छा करिए, बराबर ऑब्जर्व करिए, पेशेंट को इतना कंफर्टेबल बनाइए, और आप सिर्फ सुनिए उसको, उसका एसेंस, बार बार वो क्या चीज बोल रहा है. और यही चीज रूब्रिक इतने अच्छे दिए हुए हैं, तो हमें इजीली हमें मिल जाएगा. तो डिप्रेशन देखो, पहला रूब्रिक ही है कि डिप्रेशन कॉजलेस. पेशेंट वही बोलता है, पता नहीं सब मेरे पास है, पैसा है, गाड़ी है, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ, पता नहीं मैडम, फिर भी मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. डिप्रेशन कॉजलेस एज ब्लैक क्लाउड, ऐसा रूब्रिक दिया है. तो आपके केस में अगर आपको ग्रीफ लग रहा है कि ये केस में मुझे ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ लग रहा है पेशेंट के अंदर, तो ये 3 रेमेडी आप दे सकते हैं. मस्टर्ड के साथ में दूसरी 2 रेमेडी है, जेंशियन और स्वीट चेस्टनट. दूसरी जो रेमेडी है वॉलनट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी. ये जो रेमेडी है ना, कोई भी आपके लाइफ में कोई भी चेंज आता है, जैसे देखो मैंने इसमें लिखा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम चेंज एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस. ये जो, जिसको सपोज उसका कैरियर सेट करना है, नए एनवायरनमेंट में जाना है, उसके नॉर्मल रूटीन से, सपोज हम कोई प्लेस पे हमें ट्रांसफर मिल रहा है और हम नए शहर शहर में जा रहे हैं, और हमारा पूरा रूटीन चेंज हो रहा है, नया एनवायरनमेंट या नया जॉब या नया कैरियर, नया कंट्री, तो कुछ भी चेंज, इसमें वो भी लिखा है कि मैरिज के दरमियान भी अगर अपने को पेशेंट बोलता है कि मुझे इतना ऐसा था कि मैं कैसे वो नए घर में जाऊंगी तो मैं अडेप्ट कर पाऊंगी, मैं ये पार्टनर जो है, ये नया पार्टनर है, मैं उसको लाइफ में एक्सेप्ट कर पाऊंगी. जो भी चेंज लाइफ में होता है ड्यूरिंग मेंसेस ऑफ प्यूबर्टी या चाइल्ड बर्थ या मेनोपॉज या बिकॉज ऑफ डाइवोर्स, तो ये रेमेडी वॉलनट बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है. और ये पीपल जो होंगे, मोस्टली सेंसिटिव पीपल होंगे, तो ये लाइफ में हमें हेल्प करेगी राइट पाथ चूज करने के लिए. और जो भी आइडिया, नेगेटिव आइडियाज एंड इन्फ्लुएंस आएंगे जो हमें राह से भटका रहे हैं, से बुरी राह पे ले जा रहे हैं, तो ये हमें सही राह पे हेल्प करेगी जाने के लिए. तो रूब्रिक है, देखिए जैसे बहुत अच्छा रूब्रिक दिया है. उसमें कुछ कुछ ऐसे फिजिकल रूब्रिक बहुत अच्छे हैं. जैसे अभी विजडम टूथ इरप हो रहा है, और पेशेंट अपने पास आ रहा है कि ये विजडम टीथ को लेके अपने को ये तकलीफ हो रही है, फिर भी आप ये वॉलनट और स्क्लेरेंथस 2 रेमेडी दे सकते हैं. फिर कुछ भी ऐसे फैमिली ट्रेड की कन्वेंशन, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कोई हेरिडिटरी डिसीज है, तो कुछ भी ऐसे आपको प्रॉब्लम से गेट रीड ऑफ होना है कोई नए चेंज से, जिसमें आप वॉलनट सोच सकते हैं. चेंज ऑफ लाइफ रेमेडी, टीथिंग के दरमियान बच्चों को जो तकलीफ आती है, तो हम ये वॉलनट दे सकते हैं प्यूबर्टी में. और मैंने ये दी है, मैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को टीथिंग प्रॉब्लम में मोस्टली हम डेंटोनिक पील सब यूज करते हैं, लेकिन हम ये वॉलनट रेमेडी भी हम ये यूज कर सकते हैं.
कोई भी सीजन के कारण या एटमोस्फियर के कारण कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी ये रेमेडी हो सकती है। क्रैब एप्पल अगेन, जो बोल सकते हैं कि एकदम सेल्फ हेट्रेड अनक्लीन रेमेडी है ये। अनक्लीन यानी क्या कि फिजिकली मेंटल इसको ऐसा लगता है कि आई एम वेरी सॉइल्ड, मुझे लोगों ने मेरा यूज बहुत किया है, आई एम वेरी सॉइल्ड, आई एम वेरी अनक्लीन। फिजिकली उसको करेंगे ना तो बहुत फास्टिडियस होता है, बार बार वो सफाई करता रहेगा, बार बार हाथ धोते रहेगा। तो जैसे हमको ये पेशेंट मिलते हैं एनजाइटी रिलेटेड, एनजाइटी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट मिलते हैं ना, ओसीडी टाइप के पेशेंट, तो उसके अंदर भी हम ये रेमेडी को हेल्प कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि थोड़ा बाकी है। नीचे आप दे सकते हैं थोड़ा, सेकेंड लास्ट लाइन, it is given to those people who are more worried about their external appearance and not bothered about the illness। यानी ये लोग कैसे होते हैं पता है कि उनको खुद का अपीयरेंस भी बारे में भी उनको बहुत प्रॉब्लम, कि मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं, डिसीज के बारे में ज्यादा वो बॉदर नहीं करेंगे, लेकिन अ- खुद का अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। ऐसा है कि इवन उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना भी अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं वो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो हमारा बॉडी का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, डिसलाइक ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। तो उसमें एक क्रैब रेमेडी है। रूब्रिक आप दे सकते हैं वॉशिंग ऑलवेज और हैंड, उसमें क्रैब एप्पल व्हाइट चेस्टनट रेमेडी है। यूरिनरी इन्फेक्शन, यानी बहुत सारे कुछ फिजिकल रूब्रिक भी दिए हैं इसके अंदर। रेस्क्यू रेमेडी आई थिंक ऑल आर नोइंग। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, रेस्क्यू रेमेडी जो है ना, तो वो मैं ऐसा बोलूंगी कि इमरजेंसी कुछ लाइफ में ऐसा हुआ, सपोज कोई स्टूडेंट फेल हो गया एग्जाम में, इतना डिस्टर्ब हो गया कि अब तो मैं, मेरा कोई कैरियर ही नहीं है, अब तो मैं फेल हो जाऊं, अभी तो एग्जाम देने का कोई फायदा ही नहीं है, बेटर है कि मेरी स्टडी में छोड़ दूं। रूम में खुद को बंद कर लिया, बाहर निकलना ही नहीं रहा है। कोई भी ऐसी बिजनेस फेलियर, सडन लॉस, किसी की डेथ हो गई, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कोई भी ऐसी इमरजेंसी जिसमें ये रेमेडी हमें ये मेंटल एंग्विशनेस से बहुत ही अपने माइंड को इतना काम करेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हम एक रे ऑफ होप ऑफ लाइफ जीने का एक रे देंगे पेशेंट को। कुछ भी अगर किसी के जीवन में कोई भी ऐसा मेंटल एगोनी होता है तो आप रेस्क्यू रेमेडी में दे सकते हैं। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये रेमेडी आपको श्योर हेल्प करेगी। वो कॉम्बिनेशन होती है 5 रेमेडीज की, रॉकरोज, इम्पेशंस, चेरी प्लम, क्लेमेटिस, स्टार ऑफ बेथलेम। नाउ अगेन अ वेरी हॉली रेमेडी होती है। अगर आपके केस में ज्यादा जेलसी, हैट्रेड, सस्पिशियस अगर आपको दिख रहा है तो आप ये रेमेडी दे सकते हैं। ये गॉर्स एंड जेनशन जो 2 रेमेडी मैंने एक साथ में ली है, इसका मेन थीम यही है कि अगर आपको केस में ज्यादा दिख रहा है कि पेशेंट बहुत होपलेसनेस है, डिस्पेयर है कोई भी चीज को लेके, जैसे रेमेडी टू हेल्प डिस्करेज स्कूल चिल्ड्रन बहुत ही यूज होती है। अगर कोई बच्चा फेल हो गया और उसको या तो एग्जाम में जाने के लिए उसको टेंशन हो रहा है, तो आप लार्ज रेमेडी जो मैंने पहले बताई थी आपको, लार्ज, उसके साथ में आप ये जेंशन रेमेडी भी दे सकते हैं। जेंशन रेमेडी ऐसी है कि जो आपके स्पिरिट को लिफ्ट करेगा और आपको एंकरेजमेंट देगा, आपको होप देगा, टू ट्राई एंड ट्राई यू विल गेट सक्सेस। अगर आप फेलियर भी होंगे तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि नहीं, आई शुड ट्राई एंड ट्राई, आई शुड नेवर गिव अप। तो ये डिस्करेज स्कूल चिल्ड्रन के लिए है जो फेल इन एग्जाम, अगर किसी का जॉब लूज हो गया, इंटरव्यू में वो फेल हो गया, तो उसके लिए ये रेमेडी है। ये दोनों रेमेडी उसमें हमें हेल्प करती है। एक वाइट चेस्टनट वेरी वेरी नाइस रेमेडी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि पता नहीं मेरा माइंड शांति नहीं है, कुछ ना कुछ विचार मेरे माइंड में आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, कोई भी वो हो सकता है, वहां पे जहाँ पे वो जॉब करता है उसके रिलेटेड एनवायरनमेंट के थॉट्स, या उसके फैमिली में कुछ हुआ है, कोई भी थॉट्स, उसके कारण उसका माइंड शांत रहता ही नहीं है और वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स जिसके कारण वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा और वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा। डॉक्टर बैच ने ये रेमेडी को बोला है ग्रेमोफोन रिकॉर्ड रेमेडी, क्योंकि इसके पास परसिस्टेंट थॉट्स आते रहते हैं, राइट, राउंड एंड राउंड कार्ट ऑफ अ व्हील, ऐसा कुछ बोल उसके अंदर लिखा है। सेम वे
जैसे हम बोलते हैं ना, डिसअपॉइंटेड लव, ब्रोकन हार्ट, राइट? तो उसमें भी ये रेमेडी होती है. They wish they could die but do not consider suicide because they do not believe even death would relieve them from pain. See, such a agony is there in this remedy. वो क्या बोलते हैं कि सुसाइड करूंगा ना फिर भी कोई मतलब नहीं है, डेथ भी मेरे पेन को रिलीव नहीं करेगा. दे कैन सी नो वे ऑफ द डार्कनेस एंड लाइफ होल्ड नो जॉय फॉर देम. सो ये भी एक रेमेडी है. सो ऐसी 4-5 रेमेडी है जो हमें पेशेंट में हम ये रे ऑफ होप एंड जॉय उनकी लाइफ में दे सकते हैं. ये भी एक रेमेडी वही है. कोई भी ऐसा शॉक या सैड न्यूज अगर आपको आता है और पेशेंट को पेन और सोरो है तो ये भी आपको रिलीव करेगा. ये भी एक रेमेडी है. जैसे पेशेंट को ऐसा लगता है कि घर की जवाबदारी या काम की जवाबदारी जो है ना बहुत बर्डन लग रही है मुझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मुझे उससे फ्रीडम चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए. मैडम, दे आर यूजुअली कैपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल. वो कैपेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, बहुत किया लाइफ में, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बर्डन लग रही है. एलम इज वेरी नाइस रेमेडी. सी इन एवरी रेमेडी मुझे ऐसा लगता था कि मैं आपको हर एक केस बताऊं, लेकिन टाइम को अभाव के कारण मैं आपको नहीं बता सकती. होप सो कुछ और एक लेक्चर वापस में बैचलर रेमेडी में ले सकूं तो मैं और आपको बता सकूं. जितना मेरे से कवर हो रहा है मैं कर रही हूँ. हर एक रेमेडी में मेरे पास केस है जो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता सकती हूँ. जैसे ये हैचर रेमेडी अगेन, उसको ऐसा है कि ऑलवेज वांटिंग टू टेल अदर्स अबाउट देम से, यानी कि समटाइम्स वीपी, यानी लोग मुझे लव केयर करे, सबको बताना उसको पसंद है. दे आर वेरी लोकेशियस, सबको अपनी बातें, कुछ भी अचीवमेंट हो या कुछ भी ऐसा कुछ भी हो ना, कुछ भी वो लेके आए, कुछ भी उसने गेन किया है तो सबको बोलने का. दे एंजॉय टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ, अबाउट फैमिली फ्रेंड्स. बट ऑलवेज उसका कोई बीमारी भी होगी तो सबको बता देगी वो. ऑलवेज देयर स्टोरी चेंज फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. फिर द रेमेडी हेल्प द सफरर टू, और टोटली वो उसके ट्रबल के अंदर भी एब्जॉर्ब रहेगी. दिस रेमेडी विल हेल्प द सफरर टू टेक देयर माइंड ऑफ देमसेल्फ एंड कंसिडर अदर इश्यू ऑफ लाइफ गोइंग ऑन अराउंड देम. फिर वो क्या है कि अपने आप ही अपने अंदर ही वो रहेगी, वो पेशेंट बाहर निकलेगी नहीं. तो ये देखो, आप सेकेंड लाइन लिखी है, मेक्स माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल. पहाड़ जैसा बना देगी, एक छोटे छोटे मोल को वो पहाड़ जैसा बना देगी. हनी सकल अगेन, उसका एक ही वर्ड है वो जो काफी आपको एक्सप्लेन करने का. अगर कोई पेशेंट में हमें होम सिकनेस लग रहा है तो ये एक ही रेमेडी है बेस्ट फ्लावर में जो हम यूज करते हैं. लिव इन पास्ट, मेमोरी ऑफ द पास्ट, राइट? आई एम नॉट सो मच गोइंग इन डीप. मिम्यूलस अगेन, जैसे हमने बोला था एस्पेन को, एस्पेन के जैसे फियर एंजाइटी थी, ऐसे मिम्यूलस भी आप उसको एस्पेन के साथ दे सकते हैं. फियर और एंजाइटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है. मैडम, आई वुड जस्ट लाइक टू शो वन वीडियो एंड आई विल स्टॉप. श्योर. ओनली वन वीडियो ऑफ माई पेशेंट. No, no. 1 minute. We don't have the time now. डॉक्टर मुनीरा, एक्चुअली हमारा टाइम खत्म हो गया है. ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम मैडम. ओके, आई विल ट्राई इन नेक्स्ट सेशन, नो प्रॉब्लम. ओके, श्योर. इट इज सच अ ह्यूज टॉपिक ना मैडम, सो नो प्रॉब्लम मैम, विल हैव अनदर सेशन विद यू. सर, मैं आउटरो दे दूं या फिर आप? जी. हेलो. हाँ जी हाँ, सर. यस. हाँ. सर, मैं आउटरो दे दूं या फिर आप कुछ कहेंगे? मोनिरा जी, आपका वो भी प्रेजेंटेशन है. आप उसमें जो आपका वीडियो दिखलाना चाह रही हैं तो आप हाँ. नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, है ना? मैं या आपको सर, या बात, सर, हाँ, बिकॉज मेनी रेमेडीज आर लेफ्ट सर. वो हम लोग दूसरे सेशन में कर लेंगे. ओके सर, ओके. और डॉक्टर सर, साहब, हाउ वाज द सेशन सर? इट्स ओके. ओके सर, ओके. I think Dr. Soni has joined now. Dr. Soni talked something. Dr. Vishal Soni has said something in the meeting. Yes, Yes, sir. yes. Initially he was there Yeah, at the starting of the.
So Munira ji, you had this was a very good subject, and we used to have this type of the presentations. Earlier also some of the doctors had presented on this topic, but I think your case, आपका जो रोगी का जो केस हिस्ट्री है और वीडियो आप दिखाना चाहती हैं, वो अगर ज़्यादा शेयर करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगले मीटिंग में एक ऐसा पहले से करिएगा, एक कुछ ही मेडिसिन लीजिए और उसके केस के साथ में लेके लाइए। Okay, sir. Sure, sir. We'll do like that. Huh? So I think anyone more? Can you go, Dr. Avinash ji, very nice session, and Dr. Tariq Juvaid. एक्सपीरियंस डॉक्टर तारिक जी ये बताना तो चाह रही थी, लेकिन अब इनके पास में समय नहीं है, तो हम लोग फिर अगले सेशन में इनसे इनके एक्सपीरियंस, इनको वीडियो ये सब बनाई थी, अपलोड नहीं हो पा रहा है इनका, तो फिर हम लोग फिर बाद में देख लेंगे, है ना। हाँ, और हम लोग का सेशन अब समाप्त हो रहा है, हम लोग फिर अगले सेशन की ओर अभी जाना है। टाइम ओनली हाफ मिनट इज लेफ्ट। ठीक है सर, मैं फिनिश इंग्लिश टीम से ज्वाइन कर लिया है किसी ने? नहीं, अभी किसी ने नहीं ज्वाइन। हाँ, डॉक्टर विभा कुमारी ज्वाइन कर चुकी हैं। धनेश सर आ गए। हाँ, धनेश सर आ गए। ठीक, मैं आईएफपीएच और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से डॉक्टर मुनीरा को थैंक यू करना चाहूंगी। आपके इस वैल्यूबल गाइडेंस और टाइम के लिए हम आपके आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमें ऐसे ही आपसे सीखने का मौका मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर सानी। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू इंग्लिश टीम। सर यू कैन Dr. टेक ओवर। Dhanesh, you can take over the session now. Okay. Uh, Thank you, Sahil sir.